गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी को दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे सिक्योरिटी इशू ऑफ ई कॉमर्स, जो कि आपका यूनिट 5 है ऑफ ई कॉमर्स। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका फायरवॉल का। भाई फायरवॉल का आपको इस स्लाइड को समझने से पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लें। ए फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। सबसे पहले चीज ये क्या है भाई, ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, हमने इसका मोटा मोटा मतलब समझ लिया कि भाई ये एक जरिया है नेटवर्क को सिक्योर करने का। जो भी ट्रैफिक आ रहा है या फिर जा रहा है, मतलब कि जो भी डाटा आ रहा है या फिर जा रहा है उसको सिक्योर करता है। अब ये कैसे करता है आपको यहाँ पे एक बात समझनी है। भाई इस डायग्राम को देखने से पहले यहाँ पे एक बात जान लें कि जो सर्कल है वो आपका डेंजरस डाटा है और जो आपका एक्स है वो आपका नॉर्मल डाटा है। ठीक है, तो जो आपको ये बीच में दीवार खड़ी दिख रही है ये क्या है आपकी, ये आपका फायरवॉल। ये आपका सेंडर है या फिर ये आपका एक्सटर्नल नेटवर्क है दैट इज पब्लिक नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, और ये आपका इंटरनल नेटवर्क है जिसको हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अभी एक्सटर्नल नेटवर्क से दैट इज पब्लिक नेटवर्क से एक डाटा कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी के नेटवर्क में आ रहा है। अभी उस डाटा को एनालाइज करेगा कौन, फायरवॉल। क्यों करेगा भाई, ये इसलिए करता है कि जो डाटा आ रहा है वो आपका प्रॉपर सिक्योर डाटा हो, उसमें कोई वायरस या फिर कुछ गलत एक्टिविटी, गलत प्रोटोकॉल इसमें यूज ना हुआ हो। ठीक है, और भाई जो आपका गलत डाटा आते हैं उससे आपको पता क्या होता है, आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है और आप डिफरेंट चीज से होती है जिससे कि कंपनी को बड़ा नुकसान होता है। ये एक जरिया है डाटा को सिक्योर करने का या फिर सिक्योर डाटा को लेने का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। भाई फायरवॉल के कुछ टाइप भी हैं, वो टाइप कौन कौन से हैं, वो टाइप हैं आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और एप्लीकेशन लेवल गेटवे जिसको हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। और ये दोनों आपके मोस्ट फेमस टाइप हैं ऑफ फायरवॉल। तो आपको बस ये दोनों ध्यान रखने, आपको बाकी के इसके टाइप ध्यान ना रखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका जो पॉकेट फिल्टरिंग क्या कहते हैं एल्गोरिदम है या फिर पॉकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो है क्या। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक आपका डाटा है उस डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। भाई वो कौन कौन सी चीजें होती है, वो होती है आपकी ऐसे दैट इज सिक्योर सोर्स एड्रेस, मतलब कि आपका आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस जो आपका रिसीवर एड्रेस है वो, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल जिसको आप नॉर्मली डाटा बोल सकते हैं। डाटा के अंदर ये सभी चीजें आती हैं, राइट। जो आपका पॉकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो क्या करता है, उसके पास एक अपने रूल बने हुए हैं जिस रूल के हिसाब से वो डाटा को एनालाइज करता है और उसको अगर उसके रूल के अकॉर्डिंग वो मैच हो रहे हैं तो वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, आप इसके डायग्राम से समझे। भाई जो इसका एल्गोरिदम है वो आपको कैसा बना है, इसके एल्गोरिदम में आपके मिलियंस ऑफ पॉइंट हैं जिसमें इसने कुछ रूल्स अपने सेट कर रखे हैं कि लेट्स से कि SA1 आपका अलाउड है जाने के लिए। SA1 मतलब कि आपका सोर्स एड्रेस, मैंने एग्जांपल लिया, इसको आप सीरियसली ना ले। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो उसके रेलिवेंट है, तो आप इसको पेपर में लिख के आ सकते हैं। वही इसने लिखा कि SA1 आपका अलाउड है जाने के लिए। दूसरा DA2 आपका अलाउड नहीं है जाने के लिए, लेकिन DA3 आपका अलाउड है जाने के लिए। ठीक है, ये इसके कुछ रूल्स हैं। जो भी डाटा आएगा ना पब्लिक नेटवर्क से वो इस रूल के अकॉर्डिंग वो एनालाइज करेगा, और अगर उसके एनालाइज के अकॉर्डिंग दो चीज हो सकती हैं, या फिर वो फॉरवर्ड करेगा अगर उसके सारे रूल से मैच हो रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में कुछ रूल होते हैं और आपके डिस्कार्ड में कुछ रूल होते हैं। फॉरवर्ड में क्या बोला मैंने यहाँ पे, भाई आपका DA2 एंड DA3 अलाउड है। डिस्कार्ड में मैंने क्या बोला कि भाई आपका SA1 अलाउड नहीं है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान से समझा मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली जो आपका पॉकेट फिल्टरिंग है उसके पास एक सेट ऑफ रूल, उसके पास एक रूल बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो इनकमिंग डाटा को एनालाइज करता है और फिर उसको फॉरवर्ड कर देता है प्राइवेट नेटवर्क में या फिर कंपनी के पास। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, वो क्या क्या चीज एनालाइज करता है, वो यहाँ पे चार चीज एनालाइज करता है जो आपके डाटा के अंदर होती है, दैट इज ऐसे DA एंड पोर्ट नंबर, दैट इज जो भी आपको पोर्ट नंबर होता है वो आपको ये तीन चीज यहाँ पे वो एनालाइज करता है। यहाँ पे क्या एनालाइज करता है मैंने यहाँ पे वो चीज बता दी। अभी अगर उसके रूल से वो चीज मैच हो रही है तो भाई वहां पे दो चीज होंगी। क्या क्या चीज होंगी, फॉरवर्ड डाटा को फॉरवर्ड करना या फिर डिस्कार्ड डाटा को मना कर देना कि भाई वो आगे नहीं जा सकता।
अब यहाँ पे एक बात समझो कि फॉरवर्ड में मैंने क्या लिखा है कि भाई SA1 आपका फॉरवर्डेड डाटा है, इसको भूल जाए, ठीक है। SA1 आपका फॉरवर्ड डाटा है, मतलब कि जो भी आपका सोर्स एड्रेस 1 में एंटर है वो डाटा आपका फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। उसके बाद डिस्कार्ड में मैंने क्या लिखा, भाई SA3 आपका डिस्कार्ड है, मतलब कि जो भी आपका एड्रेस है अगर वो SA3 के अकॉर्डिंग है तो वो आगे नहीं जा सकता, राइट। सो मेरे पास जो डाटा आएगा मैं उस डाटा को एनालाइज करूं कि भाई वो डाटा कौन से सोर्स का है। अगर उसका सोर्स एड्रेस 1 है तो मैं उसको आगे कर दूंगा, अगर उसका सोर्स एड्रेस 3 है तो मैं उसको आगे नहीं करूंगा, मैं उसको वहीं के वहीं वापस भेज दूंगा। यहां तक बात समझ में आई। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अगर उसके रूल के अकॉर्डिंग वो डाटा नहीं है, मतलब अगर उसके रूल के अकॉर्डिंग SA3 में जितने भी आपके रूल्स हैं, जितने अगर उसके रूल में आपके 1000 रूल बने हुए हैं कि अगर भाई जो 1000 रूल के अकॉर्डिंग है उससे डाटा आप फॉरवर्डेड कर सकते हो। 1000 रूल आपके बने हुए हैं कि भाई अगर आपका इन 1000 रूल के अकॉर्डिंग डाटा है तो वो डाटा आपका आगे नहीं जा सकता, राइट। लेकिन जो डाटा इन रूल से मैच ही नहीं हो रहा उसको आप क्या करोगे, वहां पे आपका आता है क्या, डिफॉल्ट एक्शन, ठीक है। डिफॉल्ट एक्शन यहां पे आ जाता है कि भाई डिफॉल्ट एक्शन का मतलब क्या होगा कि भाई जो रूल के अकॉर्डिंग है ही नहीं, जो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं उस रूल के अकॉर्डिंग जो डाटा मैच नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट एक्शन क्या करेगा, वो उसको वापस भेज देगा, वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि पीएफ क्या है, आपका एक सेट ऑफ रूल है जिसके अकॉर्डिंग पीएफ आपका एनालाइज करता है इनकमिंग डाटा को। इनकमिंग डाटा को वो 3 बेसिस पर एनालाइज करता है, दैट इज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, ठीक है। डाटा के अंदर आपकी 4 चीज होती हैं, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। इसका जो आपका नेगेटिव, जो आपकी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि भाई ये आपका लेस सिक्योर्ड है। क्यों ये आपका लेस सिक्योर्ड है, क्योंकि ये आपके प्रोटोकॉल को एनालाइज नहीं करता, ये बस इन 30 चीजों को एनालाइज करता है। अगर प्रोटोकॉल में कुछ वायरस या फिर कुछ माल एक्टिविटी है, जबकि गलत एक्टिविटी है, गलत लिंक है, तो वो इसको एनालाइज नहीं कर पाएगा और कंपनी को उससे लॉस हो सकता है। आई होप आप पॉकेट फिल्टरिंग समझ गए होंगे कि आखिर है क्या, राइट। अभी हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन लेवल गेटवे, दैट इज प्रॉक्सी सर्वर। अभी इन दोनों में ना कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है। पॉकेट फिल्टरिंग में वो आपका प्रोटोकॉल एनालाइज नहीं करता और प्रॉक्सी सर्वर में वो आपका प्रोटोकॉल भी एनालाइज करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन लेवल गेटवे एंड पॉकेट फिल्टरिंग ये है क्या, राइट। और फायरवॉल आप समझ गए कि फायरवॉल एक्चुअली होता क्या है। ये एक दीवार है, जिस दीवार को आपका जो डाटा है वो ये दीवार डाटा को एनालाइज करती है। जो डाटा सही है वो ये आगे भेज देगी, जो डाटा सही नहीं है वो इसको वापस भेज देगी, ठीक है। इसके 2 टाइप थे, पॉकेट फिल्टरिंग एंड एप्लीकेशन लेवल गेटवे। पॉकेट फिल्टरिंग में हमने क्या समझा कि भाई इसके पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये आपके डाटा को एनालाइज करता है। अगर उस सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग डाटा आपका आ रहा है तो इसके बाद दो चीज होती हैं, या तो वो फॉरवर्ड करेगा या तो वो डिस्कार्ड करेगा, राइट। अगर वो फॉरवर्ड कर रहा है तो उसके रूल के अकॉर्डिंग वो इसको फॉरवर्ड कर देगा, अगर वो डिस्कार्ड कर रहा है वो अपने रूल के अकॉर्डिंग उसको डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन जो डाटा आ रहा है वो इसके रूल के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो यहाँ पे इसको अलाउड नहीं करेगा। हमने उसके बाद क्या समझा कि पॉकेट फिल्टरिंग आपका लेस सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोटोकॉल एनालाइज नहीं करता। अभी एप्लीकेशन गेटवे आपका हाईली सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि आपका डाटा एनालाइज करता है और आप इसमें सेम चीज लिख के आ सकते हैं, बस डिफरेंस क्या है, ये आपका प्रोटोकॉल भी एनालाइज करता है। आई होप आपको फायरवॉल अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करें, आप इसको फिर से समझें क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम समझेंगे इसके दूसरी सिक्योरिटी, दैट इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? अगर मैं इसको लेम लैंग्वेज में बताऊं, आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, बोलो हाँ या ना? हाँ जी भैया पढ़ा था। सो कोडिंग मतलब आपके जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसको कोड में भेजना, दैट इज एनक्रिप्शन। डिकोडिंग मतलब या फिर डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने उस डाटा को, उस मैसेज को डिकोड कर लिया, यही आपका एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है अभी हम वो पढ़ेंगे। सो एनक्रिप्शन रेफर टू द वे टू प्रोटेक्ट द डाटा during the transformation from sender
टू रिसीवर बाय कन्वर्ट द प्लेन डाटा इनटू चीपर टेक्स्ट, मतलब कि कोडेड टेक्स्ट विच इज अनरीडेबल बाय थर्ड पार्टी। भाई थर्ड पार्टी के लिए ये अनरीडेबल होता है, थर्ड पार्टी के लिए ये अनएक्सेसिबल होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, भाई एग्जांपल आप ध्यान से समझे कि ये है क्या। एनक्रिप्शन का बेसिक मतलब क्या है कि आपके प्लेन डाटा को एक कोड लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना और उस डाटा को आपको ट्रांसफर करना है सेंडर को। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, भाई मेरा नाम क्या है, भैया आपका नाम शौर्य है, तो शौर्य ने क्या किया, मतलब कि शौर्य आपका मैसेज था, ठीक है, मैंने मैसेज भेजा अपने ही नाम से, वो आपका क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट हो गया, राइट। लेकिन उस मैसेज को मैंने एक कोड में डेवलप कर दिया जिसको हम चीपर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे माफ करिए, लेकिन आप स्पेलिंग इसकी याद कर लें, या फिर आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो आपका एनक्रिप्शन का प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो उस मैसेज को क्या कर देगा, कोडिंग में डेवलप कर देगा, राइट। अभी आप इसको पढ़ो, TIPVSZB, इसको क्या थर्ड पार्टी समझ पाएगी? सो द आंसर इज नो, थर्ड पार्टी इसको नहीं समझ पाएगी। इसको कौन समझ पाएगा? इसको बस आपका रिसीवर समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इसको डिकोड करने की की है, उसके पास इसको डिकोड करने की एल्गोरिथम की है, दैट इज और उसके प्रोसेस को, डिकोड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन, और एनक्रिप्शन का मतलब आपको यहाँ पे बता ही दिया। अगर मैं इसका प्रॉपर प्रोसेस बताऊं क्या होता है, तो इसका प्रॉपर प्रोसेस ये होता है, भाई मैं यहाँ पे सेंडर हूं, मैंने आपका प्लेन टेक्स्ट आपका सेंड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया एनक्रिप्शन एल्गोरिथम की मदद से, जो कि आपकी की है, जो कन्वर्ट करती है प्लेन डाटा को इनटू चीपर डाटा, चीपर टेक्स्ट, दैट इज आपका कोडेड टेक्स्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करती है चीपर टेक्स्ट में, जो कि आपका कन्वर्टेड डाटा होता है। वो कन्वर्टेड डाटा आपका रिसीवर के पास जाता है। अभी रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उसको डिकोड कर देता है, उसका मतलब रिसीवर उसको डिक्रिप्शन कर देता है विद द हेल्प ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। अभी रिसीवर रिसीव कब करेगा, जब एक्चुअल में उसको उस मैसेज का मतलब पता चल जाएगा। अभी जब उसने उसको डिकोड कर लिया तो उसको उसके मैसेज का मतलब पता चल गया, देन ये आपका लास्ट प्रोसेस है कि उसको उसके मैसेज का मतलब समझ में आ जाएगा जो सेंडर ने भेजा है, रिसीवर को उसके मैसेज का मतलब समझ में आ जाएगा, वो आपका लास्ट पॉइंट है। आई होप आपको एनक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसकी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप इसको फिर से रीड कर लें कि इट रेफर टू द वे, ये एक तरीका है प्रोटेक्ट करने का डाटा को, ये तरीका है प्रोटेक्ट करने का, किसको, डाटा को। अब ये डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। भाई ये डाटा को प्रोटेक्ट कब करता है, जब कोई डाटा आपको ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और ये डाटा को प्रोटेक्ट करता कैसे है, बाय कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट और मैसेज इनटू चीपर टेक्स्ट, दैट इज कोडेड टेक्स्ट। आई होप आप समझ गए होंगे एनक्रिप्शन का मतलब होता क्या है। इसके कुछ टाइप हैं बस, लेकिन उस टाइप को आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, उस टाइप क्योंकि इतना डीपली आता नहीं है। बट अगर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज आ जाएं तो आप इसको इजीली आई होप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या होगा, भैया आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है और ये आपके हैकर को मतलब कि आपके डाटा को हैक होने से बचाता है, राइट। तो आप इसे 3-4 इजीली लिख सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये आपका बहुत हाईली कॉस्ट होता है और ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसको लिख लें, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया स्लाइड में, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप इसको लिख लें। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है और ये आपका हाईली कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें कॉस्ट हाई इन्वॉल्व होती है, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा, ये जब डाटा को ट्रांसफर करता है उस ट्रांसफर के प्रोसेस को ये बहुत स्लो कर देता है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग से अलग पॉइंट है। उसके बाद ये कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है और ये डिफरेंट और ये डाटा को चेंज कर देता है, जो कि आपका रिसीवर भी डिकोड नहीं कर पाता। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद कभी कभी ये एक इजी लैंग्वेज में डिकोड कर देता है जो आपका रीडेबल होता है बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। तो ये आपका एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब हम इसके नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हमने वो पढ़ लिया, हमने अब तक फायरवॉल एंड एनक्रिप्शन पढ़ लिया। अब आपकी थर्ड सिक्योरिटी है जो भाई ई कॉमर्स में आती है, दैट इज कॉमर्स लॉ, तो सॉरी साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है भाई, साइबर का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, राइट। लॉ का मतलब भाई ये एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपकी गवर्नमेंट या फिर जो भी आपके कोर्ट हैं वो सेट करते हैं,
ठीक है। अभी साइबर लॉ का मतलब क्या होता है? भाई साइबर लॉ का मतलब होता है इट इज अ लॉ विच मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द साइबर क्राइम कॉल्ड साइबर लॉ। भाई इससे इजी मैं इसको नहीं करा सकता। साइबर लॉ किसके लिए, किसके द्वारा बनाया गया है? ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? जिससे कि साइबर क्राइम को खत्म कर सके, राइट? तो वही आपका साइबर लॉ होता है। साइबर लॉ कौन होता है? भाई जो कि आपका साइबर क्राइम को खत्म करता है। अभी साइबर क्राइम के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? साइबर क्राइम के एग्जाम्पल है हैकिंग द वेबसाइट और क्रेडिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड नंबर, देन डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर बाय इलीगल मीन और फ्रॉड ईमेल को हैक करना। हर चीज को यहाँ पे आप हैक करने के लिए डाल सकते हो, ठीक है। वो आपका साइबर लॉ होता है, वो आपका साइबर क्राइम होता है। किसी को सेक्सोटेशन में डालना, लाइक ऑनलाइन हैरेसमेंट जो होती है, वो भी आपका साइबर क्राइम है। तो वो सब इसमें आ जाएगा, राइट? अभी आप इसको बड़ा कैसे लिख सकते हैं? अगर आपका साइबर लॉ आ गया तो उसमें एक तो इसका मीनिंग क्या होता है, देन इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, आप वहां पे लिख सकते हैं, और इसके प्रोविजन, एम एंड प्रोविजन, या फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसको लिख दिए, आपके यहाँ पे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बेसिकली ये आपका 7.5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, ये आपके 15 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके फर्स्ट एम, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव या फिर फर्स्ट पर्पस क्या है, और ये आपके प्रोविजन के नाम से आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका पहला एम क्या है? टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ क्राइम। भैया क्राइम किस टाइप का है, पहले चीज को इसको ये फाइंड करनी होती है। क्यों फाइंड करनी होती है? क्योंकि भैया डिसाइड करता है कि पनिशमेंट कौन से देनी है ऑफ टू क्रिमिनल एंड पनिशमेंट। बेसिकली इसको ये दूसरी एम क्या है कि भाई कौन सी किस टाइप की पनिशमेंट देनी है। उसके बाद टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, सिंपल चीज। टू प्रोवाइड द क्लियरिटी इन ट्रांजेक्शन, सिंपल चीज। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये भी आपका इजी है। बेसिकली इसके आपके ऑब्जेक्टिव, इसके आपके एम या फिर इसके आपके प्रोविजन आपके अंडरस्टैंडेबल हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि साइबर लॉ क्या होता है। अब यहाँ पे एक ई लॉकिंग करके कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये भी एक तरीका है आपका क्या कहते हैं, जो भी आपके ऑनलाइन क्या कहते हैं क्राइम्स होते हैं उनको कम करने का, ये भी एक तरीका है। ये भी आपके डाटा को सिक्योर करने में हेल्प करता है, राइट? अभी ई लॉकिंग का मतलब क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग। यहाँ पे चाबी से कोई था, यहाँ पे कुछ नहीं खुलता। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में, लाइक आपके सिग्नेचर या फिर कुछ पास कोड, लाइक पासवर्ड एंड डिफरेंट तरीके से पासवर्ड होते हैं, आपके कोडेड होते हैं। लाइक वो नंबर के भी हो सकते हैं, वो आपके क्या कहते हैं वर्ड्स के भी हो सकते हैं, वो आपके सिंबल के भी हो सकते हैं। सो ई लॉकिंग एक जरिया है आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम द थर्ड पार्टी। क्यों करता है? क्योंकि वो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका मैसेज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको सेम चीज बना के ले सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सब चीज आपकी सिमिलर है, सब में आपको एक ही चीज पाएगी कि डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अभी हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे भाई, इसका इशू विद ई कॉमर्स क्या है। बेसिकली जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स बताई थी, आपको यहाँ पे वो लिख देनी है कि इशू विद ई कॉमर्स, या फिर लीगल इशू विद ई कॉमर्स में भी आपका वो सब आ जाएगा। तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन था जिसमें कि आपको बहुत कंफ्यूजन थी, भाई मेजर ऑफ प्रिवेंट सिक्योरिटी। प्रिवेंट मतलब कि सिक्योरिटी को खत्म करने के लिए कौन कौन से मेजर थे। तो आपको इसमें क्या करना है, फायर वॉल एक्सप्लेन कर दो, एनक्रिप्शन एक्सप्लेन कर दो, साइबर लॉक एक्सप्लेन कर दो, डिजिटल सिग्नेचर जो मैंने आपको कराया हुआ है वो एक्सप्लेन कर दो, ई लॉकर एंड पीकेआई मैं आपको आगे कराने वाला हूं, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो आपको इसमें यही सब इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपके लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। जब आपको लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, तो इसको प्लीज ध्यान से देखें। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप इसको मेरी ड्राइंग पर ना जाएं, ठीक है। तो बस इसकी पहले आप डेफिनेशन देखें। सो इट इज द सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, people, policies and procedure needed to create, manage, distribute, use, store and revoke digital certificate। भाई अभी एक बात जानो कि ये एक जरिया है कि कोई से भी सर्टिफिकेट को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। उसको ये अपने पास स्टोर भी करता है पीकेआई, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, उसको ये मैनेज भी करता है, उसको ये क्रिएट भी करता है, राइट। डिजिटल सिग्नेचर को ये बनाता भी है, ये उसको मैनेज भी करता है, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और ये कभी कभी डिजिटल सिग्नेचर का यूज भी करता है और उसको रिवोक भी करता है, मतलब कि जब किसी को नीडेड होती है उसको ये वापस कर देता है, ठीक है। अभी पीकेआई बना किस किस चीज से? भैया आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, पॉलिसीज एंड
प्रोसीजर का ये आपका सेट है, ये आपके कंपोनेंट में आप लिख सकते हैं। अभी इसकी मैं एग्जाम्पल दूं जो आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो एग्जाम्पल क्या है। बेसिकली आपको यहाँ पे दो इंसान दिख रहे होंगे, जो कि इंसान लग नहीं रहे मेरे हिसाब से, तो ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है मान ली मैंने। तो भाई आपको एक सेंडर है और एक आपका रिसीवर है, राइट। सो सेंडर एक मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को। क्या बोला मैंने? सेंडर एक मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को, लेकिन सेंडर ने क्या बोला कि भाई मुझको ये मैसेज सिक्योर तरीके से भेजना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है और कोई भी थर्ड पार्टी को रीड ना करे। सो सेंडर मैसेज को यहाँ पे दो चीज सही होंगी। कौन सी दो चीज? पब्लिक की, जो कि आपका रिसीवर देता है, एंड डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ रिसीवर। भाई यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत है? क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट में आपकी हर एक इंफॉर्मेशन गिवन रहती है रिसीवर की, ठीक है। सो यहाँ पे सेंडर आपकी दो चीज रिक्वेस्ट मांगेगा। पहला डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि आपको कोई भी भेज सकता है। अभी कोई भी का मतलब है कोई भी, वो आपका रिसीवर भी भेज सकता है, वो आपका पीकेआई भी भेज सकता है, राइट। पीकेआई एक तरीके से आप ये मान लो कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो ये आपको ये सब मैनेज करता है। सो डिजिटल सर्टिफिकेट इसको कोई भी भेज सकता है, चाहे वो रिसीवर हो चाहे वो इसके दोस्त हो, ठीक है। तो अगर इसके पास दोनों चीज है, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड पब्लिक की, तो वो आपका मैसेज सिक्योर हो जाता है। अभी बात यह आती है कि इसका मैसेज तो यहाँ पे सिक्योर हो गया, राइट। अभी अगर इसने उस सिक्योर्ड मैसेज को यहां भेजा रिसीवर को, तो रिसीवर उसको अनलॉक करने के लिए पब्लिक की का यूज नहीं कर सकता, उसको यहां पे प्राइवेट की का यूज करना पड़ेगा। और उस मैसेज को खोलने से पहले वो सेंडर का रिसीवर डिजिटल सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करेगा, जो सेंडर भेज सकता है या फिर पीकेआई भेज सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पीकेआई का यहाँ पे काम है क्या, ठीक है। तो अभी जो रिसीवर है वो आपका डिकोड किससे करेगा? वो आपका डिकोड करेगा, वो आपके उस मैसेज को अनलॉक करेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इतना मोटा एग्जांपल बता दिया। भैया यहाँ पे पीकेआई का काम क्या था? पीकेआई का काम था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर पीकेआई ने डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसने डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं मांगा होता सेंडर ने, तो पब्लिक की कोई भी भेज सकता था सेंडर को, और वो आपका इंपॉर्टेंट मैसेज कोई भी एक्सेस कर सकता था। आई होप आपको पीकेआई का मतलब समझ में आ गया होगा और इसका काम समझ में आ गया होगा। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो जाने से पहले प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें कि हम कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग।